और मॉडल्स हैं, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि एटलीस्ट पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जो अपने मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके आपके कम से कम 5 to 6 रिविजन्स हों जब आप प्रीलिम्स देने जा रहे हो उससे पहले। और मल्टीपल आइट्रेशंस के टेस्ट सीरीज जो हैं, कम से कम आपको 30-35 टेस्ट देने चाहिए प्रीलिम्स के। और जो आपके टेस्ट आते हैं उसके टेस्ट देने के बाद उस पर पूरा दिन उस पर स्पेंड करके कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, उसका एनालिसिस कि क्यों गलत हुआ है, इसको और किस तरह से किया जा सकता था, कहीं मेरे नॉलेज में कमी है, मेरे नोट्स में नहीं है ये चीज, तो मैं नोट्स में लिख लूँ इसको, कुछ अगर ओवर द टॉप कुछ एक्स्ट्रा है तो इस तरह की चीज को कैसे अप्रोच करना है, फिर कितने क्वेश्चंस को छोड़ना, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, ये सब उसके लिए एग्जाम्स पेपर देना बहुत जरूरी है। तो मैंने टेस्ट सीरीज ली थी। मैं जनरली एक ही चीज अपने काफी लिमिटेड रखती हूँ, तो मेरी टेस्ट सीरीज भी मैंने लिमिटेड रखी थी। मैंने विजन की टेस्ट सीरीज ली थी, तो मैं करंट अफेयर्स रोज खुद से पढ़ती थी, लेकिन उसके अलावा अगर मुझे टेस्ट सीरीज में कुछ नई चीजें मिल जाती थी तो वो मैं अब एड ऑन कर लेती थी। तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने सिर्फ ये दो ही चीजें रेफर करी हैं, टेस्ट सीरीज के थ्रू जो नई चीजें मुझे मिली है वो, और जो मैं रोज न्यूज़पेपर पढ़ती थी और मैं उसकी इंपॉर्टेंट चीजों के नोट्स बना लेती थी। तो ये मैंने करंट अफेयर्स के लिए किया था। और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी मैंने बहुत ही लिमिटेड अपने रिसोर्सेज रखे हैं। मैंने कहीं से कोचिंग नहीं ली है, मैंने यूट्यूब के जो कुछ यूट्यूब पे कोर्स मिल गया, कुछ कंटेंट पीस मुझे इस पे गूगल पे मिल गया, या किसी भी कोचिंग में कुछ भी फॉर फ्री कंटेंट डालते रहते हैं, तो जो भी मुझे टॉपिक पढ़ना होता था मेंस का, तो बहुत ही क्लियर टॉपिक्स हमें दिए रहते हैं, तो वो मैं गूगल करके, अगर उसका अच्छा कोर्स है तो वो कर लिया, उससे खुद के नोट्स बना लिए यूट्यूब से देख के, और फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज देना, उससे अपने नोट्स को वापस ऐड करना, कुछ जो रिमेनिंग चीज है, ये मैंने किया था। और मेंस के लिए मैंने बहुत शॉर्ट नोट्स बना रखे थे, हर सब्जेक्ट के 10-10, 15-15 पेज के, क्योंकि मुझे ही पता था कि जो मेरे करंट नोट्स हैं, जो मैंने इतने लेक्चर्स या कुछ भी देख के बनाए हैं, ये बहुत बल्कि है, ये मैं मेंस और प्रीलिम्स के बीच में रिवाइज नहीं कर पाऊंगी, और इस बार तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में और भी कम टाइम है, तो उस टाइम के लिए मैंने पहले से ही नोट्स बना लिए थे प्रीलिम्स से पहले ही। तो हर सब्जेक्ट के मेरे पास अराउंड 15 पेज, 10 पेज के शॉर्ट नोट्स थे, बिल्कुल उन पे मैं बहुत ही छोटा छोटा भी लिखती थी, मतलब एक मेंटली ऐसा होता है कि कम पेज होते हैं तो हम जल्दी रिवाइज कर लेते हैं उस चीज को, वरना ज्यादा ज्यादा बल्कि नोट्स होते हैं तो बहुत मेंटल ब्लॉक होता है, तो इसलिए मैंने वो 15 पेज के नोट्स बनाए थे। और मैं आप चाहो तो मैं आप सबके साथ शेयर कर दूंगी, अभी मेरे पास फोटोज नहीं है बट मैं सर को भेज दूंगी, तो आप देख लेना कि मैंने कितने साइज का लिख रखा है, क्या क्या चीजें लिख रखी है। फिर जब मैं वो नोट्स बना रही थी मेंस के, तो कुछ भी करंट अफेयर्स की चीजें आती थी जो हम रोज न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, उनको मैं अगर कुछ रिलेटेड है उस टॉपिक से, तो वहीं पे जाके थोड़ा सा शॉर्ट में कुछ साइड में ऐड कर देती थी कि अभी ये न्यूज आया है, या अभी वहां पे इतने लोगों की डेथ हुई है, कुछ अगर लेफ्ट विंग टेररिज्म का मान लो कोई डेटा आ गया, और मैंने अपने इंटरनल सिक्योरिटी के नोट्स में वो चीज लिख रखी है, तो वहीं पे जाके मैं छोटा सा वो लिख देती थी, तो उससे मेरे मेंस में करंट अफेयर्स का जो इंटीग्रेशन था वो बहुत अच्छा हो गया था। तो वो चीज, और मेरी एफर्ट्स भी बहुत ज्यादा नहीं लगे, तो वो हर दिन थोड़े थे पर ओवरऑल कम थे, क्योंकि एंड में बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मेंस की, और मैंने टेस्ट सीरीज पे बहुत वो किया, मुझे ये जरूर था कि मुझे टेस्ट देने हैं, और स्पेशली मतलब जैसे अभ्यास दिया था मैंने, तो वो 1 महीने पहले से ही आपको प्रिपेयर कर देता है कि एक मॉक हो जाता है आपका। वैसे ही और भी कोचिंग्स भी होते हैं, आप किसी भी कोचिंग का ले लीजिए, बट कंप्लीटली उसको फॉलो लास्ट टू एंड तक दीजिए, चाहे बेशक ही आपकी प्रिपरेशन हो चाहे नहीं हो। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छे रहे, और टेस्ट को टाइम लिमिट में खत्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि चाहे लास्ट के क्वेश्चंस की क्वालिटी आप स्टार्टिंग में आप उसको डिग्रेड कर दो, थोड़ा कम लिख दो, बट क्वेश्चंस पेपर फिनिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा थोड़ी मुझे लगता है कि आप एग्जाम्स में कटिंग वगैरह ना करें मेंस के पेपर में, और क्लियरली मतलब अच्छी हैंडराइटिंग में कोशिश करें कि आप अच्छा साफ लिखें जो पढ़ने में इजी हो। तो और कुछ आप ऐसी चीजें यूज कर सकते हैं जैसे छोटे मोटे फ्लो चार्ट्स, पाई चार्ट्स, ताकि वो स्पेस आपको कवर कर ले और आपको बहुत ज्यादा भी ना लिखना पड़े। मेरी कॉपीज होंगी सर के पास, सर आप मेरी कॉपीज शेयर कर देना, बहुत अच्छी तो नहीं है पर आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। उसके अलावा और मेंस के लिए तो यही है, टाइम टाइम लिमिट में कंप्लीट करना, बट उसके बाद भी जब आप मेंस देने जाओगे तो बहुत मेंटली एग्जॉस्टिंग हो जाता है, तो उसके लिए आप जो है उसके लिए प्रिपेयर रहना, बस अगर वो आपने फेस पार कर लिया, अगर सारे पेपर आपने दे दिए जैसे भी, तो आपका पक्का मेंस क्वालिफाई हो जाएगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और उसके बाद इंटरव्यू फेज के लिए तो
मैंने बहुत ज्यादा मतलब कोचिंग्स के मैंने सब में मॉक दिए हैं, पर मैंने बहुत ज्यादा अमेंड्स नहीं किए, जैसे कई रिव्यूज में बहुत सारी चीजें बताते थे, तो मैंने अपने अंदर नहीं किए थे इतने अमेंड्स, क्योंकि मैंने पहले भी दिया इंटरव्यू, सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया था, तो उसमें भी मुझे अच्छे मार्क्स आए थे। और वो मैंने सोचा था कि मुझे क्यों मिले हैं, क्योंकि मैंने जो मैं जैसा सोचती हूँ, जैसी मैं हूँ, मैंने वही बोला था। मतलब मुझे जो बिलीफ है मैंने वही बोला, मैंने ये नहीं सोचा था कि सर को ये सही लगेगा क्या, या ये सही है या नहीं। तो मुझे लगा था कि उस चीज की वजह से शायद मुझे मार्क्स अच्छे आए थे। मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें भी की थी जो जनरली हमें मॉक्स में बताते हैं कि आप ऐसे मत करना, पर मैंने वो भी, क्योंकि मेरे नेचर में अगर कुछ है तो मैंने वो कर दिया, वहां पे हो जाता है। तो सेकंड टाइम पे भी मैंने यही सोचा कि मुझे अपनी पर्सनालिटी में कुछ अमेंडिंग, अगर मुझे लगता है कि मैं एक किसी क्वेश्चन पे कुछ सही जवाब दे सकती हूँ, मतलब एक मॉरली एक ऐसा बुरा आंसर तो नहीं होगा, तो मैं क्यों ना जो मैं जैसी मैं हूँ वैसे ही दूँ। तो इस बार भी मैंने बस उतना ही किया था, पर मैंने मॉक्स दे दिए थे, थोड़ा इंग्लिश बोलने की हैबिट में आ जाते हैं, तो फिर मुझे इस बार भी ठीक ही नंबर मिले थे। तो इंटरव्यू के लिए मेरा ये था। और आप कुछ स्पेसिफिक पूछना चाहो किसी भी पार्ट से, प्रीलिम से, मेन से, इंटरव्यू से, तो आप लोग पूछ सकते हो कि कौन से बुक प्रेफर की हो किसी सब्जेक्ट की, तो वो सब आप मेरे से पूछ सकते हो। देखो, मुझे लगता है कि प्रीलिम्स के लिए तो आप शॉर्ट नोट्स बनाने का कोई मतलब नहीं है, तो प्रीलिम्स के लिए तो जो आपके फंडामेंटल नोट्स हैं आप उसको ही ज्यादा रिवाइज करो, तो वो डिटेल में भी होते हैं काफी, तो वो और ज्यादा हेल्पफुल होता है। लेकिन मेंस के लिए आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, जैसे क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि किस टॉपिक का कितना इंपॉर्टेंस है, कितना डेप्थ है। हम तो सब कुछ लिखते जाते हैं कि इस टॉपिक का ये इतना आएगा भी क्या, या क्या चीजें जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें इतना पता नहीं होता। लेकिन जब हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं ना उसको, तब हमें समझ में आता है कि इस टॉपिक का न्यूज इतना आ रहा है, ये टॉपिक बार बार, जैसे फेडरलिज्म हो गया, या सेंटर स्टेट के रिलेशंस हो गए, या गवर्नर और इनका डिबेट हो गया, ये बार बार आ रहा है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो आप अपने मेंस के नोट्स में आप उसके पक्का नोट बनाओगे उसके। तो जुडिशरी से रिलेटेड कुछ आ गया, जैसे कुछ टॉपिक इतने, तो ये आप जब सिलेबस पढ़ोगे, जब आप तब आपको समझ में आ जाएगा बाद में, तब आप नोट्स बनाना। तो आपको एक बार फंडामेंटल नोट्स तो कंप्लीट करने पड़ेंगे उसके बाद आप नोट्स बनाना अपने मेंस के। और मैं अपने नोट्स के फोटो शेयर कर दूंगी, आप लोगों को समझ आ जाएगा, तो मैं सर के साथ फोटो शेयर कर दूंगी। और मैं अपने हैंड रिटन नोट्स प्रेफर करती थी, क्योंकि मैं हमेशा से खुद के लिखे हुए में मैं ज्यादा जल्दी रिवाइज कर पाती हूँ और मुझे ज्यादा रिटेंशन रहता है। लेकिन कुछ लोग डिजिटल भी करते हैं, तो अगर आप डिजिटली बना सकते हो तो आप वो भी ऑप्ट कर सकते हो, वो भी अच्छा ऑप्शन है। तो जीएस 3 में बहुत सारे छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि एक तो डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, एक इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, इनके तीन तीन क्वेश्चन ऑलमोस्ट सबके आ जाते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट्स थे, ये मैंने ऐसे ही पहले मैंने इससे यूट्यूब से एक कोर्स देखा, कोई भी यूट्यूब का कोई देख लो, या फिर कोई कुछ उसमें कुछ सारे टॉपिक कवर्ड नहीं होते तो कुछ वो देखा, और मैंने एक फंडामेंटल अपना कंटेंट बना लिया था उसका। तो वो मैंने एग्जॉस्टिवली उसको कवर कर लिया था, कि मतलब सारे टॉपिक्स जो भी मेंस के उसमें लिखे हुए हैं, उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए, और जो न्यूज आते हैं उससे बस उसको ऐड कर लिया उसके न्यूज में। और वो इतना ज्यादा जो है लो हैंगिंग फ्रूट है, जो मुझे लगता है कि बहुत लोग इतना उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो छोटा सब्जेक्ट है, लेकिन इनसे तीन तीन क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से आते हैं। इन्वायरमेंट हो गया, तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये मैंने अलग अलग बहुत अच्छे से इनको पढ़ा है। तो मेरा जीएस 3 जो था वो इन जनरल मुझे लगता था कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। पर इस बार मार्क्स में खैर उससे ज्यादा अच्छे नंबर मेरे दूसरों में भी आए हैं। पर जीएस 3 का तो यही स्ट्रैटेजी। साइंस एंड टेक के लिए मैंने कुछ नोट्स नहीं बनाए थे। साइंस एंड टेक क्योंकि बहुत ज्यादा वाइड है, और कुछ भी आप किससे नोट्स बनाओगे उसके, मैंने शायद प्रीलिम्स के बनाए थे सिर्फ, वो भी करंट अफेयर्स के जो न्यूज में आ गया, तो वही मैं रिवाइज करती थी, और टेस्ट सीरीज से उसको, और मेरी जो इन्फॉर्मेशन कहीं अगर गैप्स है तो वो कवर हो जाते थे। और मेंस के लिए मैंने सिर्फ टॉपिक्स, ऐसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उस टॉपिक के बारे में पूरा सर्च कर लिया गूगल पे, और समझ लिया कि ये क्या कहना चाहता है, इसका क्या मतलब है, जैसे जैसे अपनी लैंग्वेज में। और फिर मुझे लगा कि पेपर में अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आएगा तो मैं अपनी लैंग्वेज में वो चीज लिख सकती हूँ,
और लेकिन मैं याद नहीं कर पाऊंगी कुछ टेक्निकल टर्म्स अभी अगर मैं करूंगी। तो ये सोच के मैंने साइंस एंड टेक के ऐसे टर्म्स को समझ लिया था, और जैसे क्वेश्चंस आते थे तो अगर कुछ मैंने पढ़ा है उसका आ गया तो बहुत अच्छा है, अगर कुछ दूसरा आ गया तो भी कुछ सोच के कि क्या हो सकता है करके मैं लिख देती थी उसमें आंसर। तो वहां पे मैंने बहुत टाइम भी नहीं दिया, एफर्ट्स भी नहीं दिए। तो उसको आप देख सकते हो, अगर आपको इंटरेस्ट है तो करिएगा, वरना आप मेरे वाला स्ट्रैटेजी भी आप यूज कर सकते हो, वो भी आपको काम आ सकता है। और इकोनॉमी, मेरा कॉलेज में डिपार्टमेंट था मेरा इकोनॉमिक्स, तो वो मेरा हमेशा से सही रहा था, तो उसके लिए मुझे कुछ अलग से ऐसा करना नहीं पड़ा। पर मैंने करंट अफेयर्स की मैं रोज मतलब नोट्स बनाती थी जो भी इकोनॉमिक्स का आया है। तो मेरा ऑप्शनल तो एंथ्रोपोलॉजी था, तो इसलिए मैंने इकोनॉमिक्स में ज्यादा कुछ किया नहीं, बेसिक क्वेश्चंस आते थे तो वो मैंने कर लिए थे। और एग्रीकल्चर मैंने अलग से पढ़ा था, एग्रीकल्चर वाला पार्ट वो भी मैंने मेंस का कंटेंट, कोचिंग्स के कंटेंट से, जो फ्री कंटेंट जो अवेलेबल होता है वहां से, कोई वीडियो दिख गई किसी सर की, कुछ भी कहीं से कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, पर्टिकुलर टॉपिक डाल के पढ़ लिया कि क्या कहना चाहता है ये, ऐसे करके किया एग्रीकल्चर। तो इनके भी मैंने, एग्रीकल्चर भी बहुत डायनामिक है, उसके भी बहुत करंट अफेयर्स आते हैं, तो वो उस पर आप फोकस कर सकते हो एग्रीकल्चर के सेक्टर में। और कौन सा सब्जेक्ट है इसमें, इतने तो है जीएसटी में। इंटरनल सिक्योरिटी हाँ बता दिए वो तो, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर है। हाँ, तो ये इतने सब्जेक्ट्स है। आप लोग मेरे नोट्स अगर आप चाहो तो मैं शेयर भी कर सकती हूँ, मेरे इनके जो शॉर्ट नोट्स हैं जो 10-10 पेजेस के, ये जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं इनके मैं शेयर कर दूंगी, अगर आप लोग चाहो तो उनसे भी अपने खुद के नोट्स बना सकते हो अगर कुछ आपको काम का लगे। और हाँ, इंटी इंटीग्रेटेड स्टडी तो कुछ समझ नहीं आता जब तक आप मेंस का पेपर नहीं देते ना, कि आपको ये समझ में नहीं आता कि आप उस तरह से पढ़ भी रहे हो या नहीं। लेकिन कोई भी टॉपिक सिर्फ ये सोच के तो कभी नहीं पढ़ा जाता है कि ये मेंस के लिए या फिर प्रीलिम्स के लिए। जो आप सिर्फ मेंस के लिए होगा ना वो सिर्फ आप प्रीलिम्स के बाद ही पढ़ोगे, क्योंकि इतना प्रेशर होता है प्रीलिम्स का कि जो चीज सिर्फ मेंस के लिए होती है, जैसे एथिक्स हो गया, वो आप पहले पढ़ ही नहीं पाओगे, एथिक्स या ऐसे। तो उससे पहले तो आप इंटीग्रेटेड स्टडी कर रहे हो मेरे हिसाब से, मतलब जो हमारे फंडामेंटल नोट्स हैं वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही है। बस मेंस में आप उसका रिवीजन पूरा नहीं कर सकते हो, इसलिए आपने एक साइड में एक शॉर्ट नोट्स बना लिए, ताकि आप पेपर के बीच में, दो पेपर्स के बीच में गैप है उस टाइम भी अगर आपको कुछ देखना है तो आप 4-5 पन्ने पलट के काफी कुछ देख के जा सकते हो, एक बार कुछ करंट करंट की चीजें, वो नोट्स इसलिए बनते हैं। तो मेरे हिसाब से तो जो आप फाउंडेशनली जो आप पढ़ रहे हो, जैसे आप सपोज आपने कुछ कोर्स लिया हुआ है विजन में और आप वो पढ़ रहे हो लेक्चर रोज, तो वो इंटीग्रेटेड ही है और वैसे ही पढ़ना चाहिए मुझे तो लगता है। कुछ अलग अलग तो मैंने कहीं पढ़ा, बस प्रीलिम्स के बाद एथिक्स और एसे और इन सब के लिए पढ़ा, बस और कुछ नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं तो पहला क्वेश्चन ही भूल गई। एक एक करके बता। हाँ, तो जब मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, तो 1 महीने के बाद मैंने बहुत जोश जोश में 2-3 आंसर लिखे थे। जो रोज आते हैं मैं, पर ये हो नहीं पाता। अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा आप एक सब्जेक्ट कम से कम आधा कवर हो जाने दो जब आप आंसर राइट उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन अटेंड करो या उस पार्ट के, क्योंकि आपको थोड़ा सा ना, जैसे जैसे आप आगे टॉपिक्स पढ़ते हो ना आपका पर्सपेक्टिव बढ़ता है, तो आप एक्स्ट्रा अभी आप लिखोगे शायद तो आप या तो बहुत ही आपने बहुत अच्छे से पढ़ा वो चीज आपको याद हो तब तो आप लिख पाओगे, वरना आप 2-3 ही पॉइंट्स लिख पाओगे। लेकिन जैसे जैसे आप सब बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ते हो, जैसे आप साथ साथ मान लो इकोनॉमी पढ़ रहे हो या पॉलिटी पढ़ रहे हो, तो कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसमें एक पॉइंट तो पॉलिटी का ही लिख सकते हो कि पॉलिटिकल इसके क्या वो होंगे इम्प्लीकेशंस,
एक पॉइंट आप इकोनॉमिकली लिख सकते हो, एक आप एनवायरमेंटली लिख सकते हो, तो थोड़ा पर्सपेक्टिव तो चाहिए मुझे लगता है आंसर राइटिंग के लिए। तो जब आपका थोड़ा सा कोई भी सब्जेक्ट आधा सा हो रहा है, उसके बाद आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो। और मैंने बहुत ज्यादा आंसर राइटिंग में कर नहीं पाई, जो कि मुझे करनी चाहिए थी। अगर आप कर सको तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी आप कर पाते हो तो भी ऐसी कोई मुझे लगता है डरने की बात नहीं है। मैंने ज्यादातर पेपर प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ही लिखे हैं। प्रीलिम्स से के पहले मैंने शायद दो तीन ही पेपर लिखे होंगे मेंस के। तो पर मैंने उससे पहले मेंस दे रखा था, तो उसमें भी मैंने प्रीलिम्स और मेंस के बीच में लिखे थे, तो मुझे थोड़ा सा पता था कि मुझे कितनी स्पीड से चलना है, और वो सब मुझे पहले से आइडिया था। तो वो आप थोड़ा सा अपना उस चीज को देख के चलना आपको, कितना टाइम है, क्या मैं कर सकता हूँ, और नहीं कर पा रहे हो अभी तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और कुछ मेरा तो यही होता था कि इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, तीन पार्ट्स होने चाहिए। फिर जैसे कि बॉडी के अंदर अब उन्होंने कुछ पूछा है, अगर एक ही चीज पूछी है तो मैं जनरली एक चीज और एक्स्ट्रा वे फॉरवर्ड या कुछ अपनी तरफ से ऐड कर देती थी। दो चीजें पूछी हैं तो उसके बाद अगर मुझे टाइम मिल रहा है तो लास्ट में जाते हुए फिर से मैं वे फॉरवर्ड ऐड कर देती थी मेरा, मतलब। और अगर ज्यादा पूछी है इन्होंने और ज्यादा टाइम लग गया मुझे क्वेश्चन करने में, तो सीधे जो पूछा है मैं सिर्फ वही लिख के वो कर देती, उसको एंड कर देती थी। तो जनरली मैं वे फॉरवर्ड ऐड करती थी। और अगर वे फॉरवर्ड जैसा कुछ क्वेश्चन नहीं है तो कुछ स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करते हुए कुछ मैंने पाई चार्ट बना के कुछ कर दिया, जैसे एक एलिमेंट में एक्स्ट्रा लिखने का सोचती थी हमेशा। उसके अलावा जैसे मैप्स वगैरह मैंने उनकी ड्राइंग के लिए जैसे थोड़ी प्रैक्टिस की थी, तो मैं सोचती थी कि अच्छा मैप बनाऊं मैं, क्योंकि हर एक चीज इंप्रेशन क्रिएट करती है वहां पे। आप डायग्राम बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो ऐसा बहुत फनी सा, बहुत अजीब सा नहीं दिखता होना चाहिए। और उसके अलावा अटेम्प्ट कैसे करना है, तो मैंने एक कंक्लूजन के लिए, जैसे मैंने गौरव बड़ानिया सर का टेलीग्राम पे चैनल है, तो मैंने जस्ट प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मैंने उसको ज्वाइन किया था कुछ दिन के लिए। तो एक दिन सेशन ही लिया था मैंने, उनका रोज लेती तो शायद और बहुत बेनिफिशियल होता। पर एक दिन वो उन्होंने एक मीट में बोला था कि जो इंट्रो और कंक्लूजन है ना, वो आपको बहुत इजीली, बहुत जल्दी कैसे लिखना है। तो कंक्लूजन उन्होंने बताया था कि जैसे कि अपने ये एसडीजीज हो गए, 17 एसडीजीज हो गए, अपने इंडिया के हर सब्जेक्ट के हर उसके गोल्स है। हमारे जो ये जो डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सेस आते हैं, जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, और नीति आयोग भी कुछ इंडेक्सेस निकालता है ना। तो ये सब चीजें जो है ना, ये अपने लिख के रखो कि कंक्लूजन में, कि जैसे इस सब्जेक्ट में एक हमारा गोल क्या है, एसडीजीज इससे कौन से इससे कनेक्ट होते हैं। तो ये सब है ना, आप जाते ही कंक्लूजन में उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन आया, आप कंक्लूजन इससे बहुत इजीली लिख सकते हो। जैसे कि इकोनॉमी का क्वेश्चन है तो हमने तुरंत लिख दिया कि अगर हम ये ऐसे, अभी हम सही स्टेप्स में जा रहे हैं, दो तीन स्कीम्स का नाम लिख दिया कि ये सब स्कीम्स जो हैं वो सही डायरेक्शन में है, इन द राइट डायरेक्शन। और अगर हम ऐसे ही करते रहे तो हम 2047 तक एक डेवलप्ड इकोनॉमी जरूर बन जाएंगे। तो उनको लगेगा कि तुमने कंक्लूजन में भी कुछ सब्सटेंस दिया है, कुछ मटेरियल है, तो उसके भी वो एक नंबर आधा नंबर तुम्हें देंगे। तो और उससे आपको बहुत, अगर याद होगा तो आपको बहुत हैंडी होगा वो लिखना। तो वो आप कर सकते हो। और जैसे आर्टिकल्स वगैरह, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन में आर्टिकल 51 जो है हमारा, जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेशन है, वो पूरा मीडिएशन और इसमें इंटरनेशनल रिलेशन के लिए कितना यूजफुल है, उसको कहीं भी आप कोट कर सकते हो। तो ऐसे जब आप पॉलिटी की चीजें पढ़ो, वहां पे कुछ लग रहा है ये आईआर में बहुत यूज हो सकता है, तो उसको वहां पे एक छोटा सा नोट बना लो, उसका अपने नोट्स थोड़े हैंडी रखो। तो ये मैं करती थी। और क्या पूछा था आपने? तो मॉक देने के बाद जैसे जनरली जो कमेंट्स आते हैं, मैं उन पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जैसे जो स्टूडेंट्स हैं वही जनरली चेक कर रहे होते हैं और उनकी अपनी समझ होती है। लेकिन अगर आपको लगा है कि आपने आपने जो लिखा है वो गलत नहीं है, हो सकता है आपने एक दो पॉइंट मिस कर दिया हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने पॉइंट आउट किया हो, तो ठीक है। लेकिन अगर आपने जो लिखा है वो गलत नहीं है, तो इतना कुछ वो उसकी जरूरत नहीं है कि आपको 3 नंबर मिले या 4 नंबर मिले। कि जस्ट जो चीज पूछी गई है उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स के ऐसे कॉपीज में मैं देखती थी कि जनरली कि उनके मेंस में प्रॉब्लम ये थी कि वो एड्रेस कुछ और ही चीज करने लग जाते थे। पूछा कुछ और गया है लेकिन उनको कुछ और चीज ज्यादा अच्छे से आती है, तो उसके थोड़े लाइक एग्जैक्ट वो चीज नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जो पूछा गया है ना, आप उसको एड्रेस करें। उसके अलावा
मैं तो खुद ही अपना आंसर पढ़ के देखती थी कि मैंने सही लिखा है क्या, क्या लिखा है इसमें। पर मैंने ये बहुत ज्यादा नहीं किया, पर करना चाहिए, सेल्फ एनालिसिस बहुत ज्यादा करना चाहिए। और हाँ, मैं टॉपर्स की कॉपीज को देखती थी बहुत ज्यादा। मतलब मैं अपने आंसर को कई बार इसलिए भी नहीं देखती थी क्योंकि मैं मुझे लगता था कि अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं शायद इम्प्रूव नहीं करूंगी। तो मैं उनके कॉपीज को देखती थी। मुझे उनके ऐसा था कि मुझे ऐसा आंसर लिखना है थोड़ा सा, तो मैं उसको जस्ट अपने माइंड में थोड़ा सेट कर लेती थी कि मुझे मेरी कॉपी ऐसी ऐसी दिखनी चाहिए। तो वो मैं करती थी। अच्छा, तो मैं बहुत ज्यादा डायलेमा में नहीं रहती हूँ। मैं बहुत सिंपल रहती हूँ इस मामले में। मतलब मैंने ऐसे नहीं किया है कभी कि चेंज सोच लिया है कि दूसरा ऑप्शन ले लेती हूँ, और मतलब वो सब चीजें मैंने नहीं करी है। पर मैंने जब चूज किया था तब भी मैं ऐसे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाती। मैं बहुत सिंपल तरीके से सोच लेती हूँ। जैसे कि मुझे ऐसा चाहिए था सब्जेक्ट जिसकी मुझे टेस्ट सीरीज मिल जाए, जिसकी मुझे टॉपर्स कॉपीज मिल जाए, जिसके मुझे नोट्स वगैरह अवेलेबल हो या कुछ कोर्स अवेलेबल हो। तो मुझे ऐसा सब्जेक्ट चाहिए था, क्योंकि उस पूरा ऑप्शनल है आपका, एटलीस्ट उसमें मास्टर्स जितना वो एक्सेलेंस होना चाहिए, तभी आप उस सब्जेक्ट को दे सकते हो। तो ऐसे ही पढ़ के वो कहीं कहीं से पढ़ के नहीं हो सकता था। तो और उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया तब अक्षर जैन सर की काफी वीडियोस भी चलती थी, और उनका एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल था। तो उन्होंने यही बोला कि टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, छोटा कोर्स है, और टॉपर्स की कॉपीज अवेलेबल है। तो मुझे लगा कि चलो ये यही सब्जेक्ट मैं ले लेती हूँ। और तो मैंने फिर वही सब्जेक्ट ले लिया और फिर उस पर स्टार्ट किया। तो उसको फिर मैंने खुद के जैसे नोट्स बनाए कई कई जगहों से। मैंने एक जगह से कोर्स भी लिया था, पर वो मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल रहा नहीं। तो इसलिए मैं उसके उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहती। पर उसके बाद मैंने जैसे कई सोर्सेस से नोट्स जो है वो ऑनलाइन या फिर कैसे करके अपने एक कंपाइल करके अपने बनाए हैं दोनों पेपर्स के। और उसके बाद मैंने हाँ उसी को ही मेन सोर्स रखा है रिवीजन का। उसके मैंने शॉर्ट नोट्स भी नहीं बनाए, क्योंकि वो नोट्स ही अपने आप में शॉर्ट ही थे। शॉर्ट होके भी वो बड़े थे वैसे। पर ऑप्शनल के आप क्या शॉर्ट नोट्स बनाओगे। तो वो मेरी ऑप्शन की से। तो हाँ, डायलेमा तो फेस होता है, पर उसको इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए मुझे लगता है। और एक बार अगर आपने डिसाइड कर लिया, लग रहा है ये चीज हो सकती है, तो कितनी भी डिफिकल्ट हो बीच में छोड़ के ऐसे सोचे नहीं यार दूसरा ऑप्शन ले लेना, वो बहुत ज्यादा मुझे लगता है बेवकूफी हो जाती है। तो वैसे नहीं करना चाहिए। हाँ। एक कोचिंग है, उसका ना एक मंथली न्यूज़लेटर आता है ना, उसका नाम हर बार भूल जाती हूँ, पता नहीं दिन है, कुछ तो नाम है, मैं आपको बताऊंगी। तो तो उसका ना मंथली एक वो आता है मैगजीन सा, उसमें एंथ्रोपोलॉजी के करंट अफेयर्स है। तो आप चाहो तो ना वहां से आप वो कर सकते हो उनको, ठीक है, ड्रॉ अपने कुछ एग्जाम्पल्स है कुछ भी। तो मैंने भी वहीं से किए थे। मैं पूरा नहीं कर पाई लास्ट तक, लेकिन मैंने कुछ कुछ वहां से किए थे। पर पेपर थोड़ा इस तरह का आया कि बहुत ज्यादा मैं उसमें यूज नहीं कर पाई वो करंट अफेयर्स। लेकिन मैंने ज्यादा मुझे लगता है कि अगर आप स्टैटिक जो पार्ट है उसको अच्छे से पढ़ लो तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। करंट का कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं है, और आप करंट ऐड करोगे तो चेरी ऑन दी केक हो जाएगा मुझे लगता है। तो वो मैं आपको याद करके बताऊंगी उसका नाम, और अभी बीच में याद आ गया तो बता दूंगी। और इसके अलावा और क्या क्या पूछा था आपने? हाँ, पेपर का कवरेज। मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि वैसे कवरेज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मैंने जहां से कवर किया था, मैंने जो सारे पॉइंट्स है ना आपसे सिलेबस के, वो आप सारे कवर कर लो। उससे बाहर से तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ पेपर आया है या आएगा, बट आ भी सकता है। तो मैं आपको तो मॉडर्न हिस्ट्री की मैंने बिपिन चंद्र बुक रेफर करी थी, और प्रीलिम्स के लिए भी, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए वो बुक जो है ना उसको मैंने कई बार पढ़ लिया है। और वो मुझे लगता है ज्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन उस बुक से आए हैं, अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा हो तो। और वो पतली भी बुक है, ज्यादा मोटी बुक नहीं है, छोटी बुक है। तो स्पेक्ट्रम जैसे बहुत बड़ी है, तो इसलिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी ही नहीं। तो वो आप मॉडर्न हिस्ट्री की कर सकते हैं। और पॉलिटी की मैंने सिर्फ एक लक्ष्मीकांत ही रखी, और कोई बुक नहीं पढ़ी। अभी नए वर्जन में तो और भी चीजें ऐड हो गई है, अभी जो लेटेस्ट आया सर का।
तो वो लक्ष्मीकांत आप पॉलिटी के लिए कर सकते हैं। उसके अलावा इकोनॉमिक्स के लिए मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट था। मुझे कोई टॉपिक आते थे, ऐसे डाउट होता था कि इसमें क्या क्लैरिटी नहीं होती थी, तो फिर मैं उसको सर्च कर लेती थी इन जनरल ऐसे गूगल पे, वो पर्टिकुलर टॉपिक। और एग्रीकल्चर के लिए मैंने कोई बुक रेफर नहीं करी। मैंने सिर्फ जो मैंने आपको बताया कि कुछ कोई भी अच्छा एक वर्ड टू वर्ड सिलेबस वाला कोई यूट्यूब पे कोई लेक्चर सीरीज हो, या आप कोचिंग में जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे भी होगी, तो वो आप देख लो, उसके नोट्स बना लो और करंट से उसको आप अपडेट रखो। और उसके अलावा कौन सा सब्जेक्ट है, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सब के लिए मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी है, सब मैंने ऐसे ही किया। उसके अलावा हाँ, एनवायरनमेंट के लिए भी मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी है। ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटीज पढ़ सकते हैं। और आर्ट एंड कल्चर के लिए वो सर की बुक है ना, आपके पास भी होगी, नितिन सिंघानिया। नितिन सिंघानिया वाली बुक जो है वो आप पढ़ सकते हैं आर्ट एंड कल्चर के लिए। और आर्ट एंड कल्चर के लिए आप एनसीईआरटीज भी आप रेफर कर सकते हैं। एनसीईआरटीज बहुत यूजफुल है, और ज्योग्राफी के एनसीईआरटीज यूजफुल आएंगी आपको, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। 11th-12th की तो जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा ज्योग्राफी का भी मैंने ऐसे ही किया है कोर्स पूरा, इसके लिए भी मैंने कोई और बुक नहीं रेफर करी है, एनवायरनमेंट के लिए भी। और अगर आपको लगे कि मेरे नोट्स आपके लिए शायद ज्यादा बेनिफिशियल होंगे ना, तो मैं शेयर कर दूंगी पूरे एनवायरनमेंट और इन सब के। और क्वेश्चंस, एथिक्स क्या आप पहले आप पूछ रहे? नहीं, मैं बुक का साइज देख के ही सोच लेती हूँ ये नहीं पढ़ पाऊंगी मैं। मतलब मैं वही चीज पढ़ना चाहती हूँ जो मैं रिवाइज कर सकूँ। मतलब मैं ऐसे बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकती हूँ, तो मैं जो रिवाइज कर सकती हूँ मैं सोचती हूँ कि उसी को ही पढ़ लूँ। ऐसे नहीं कि मैंने 4 बुक पढ़ ली है फिर एक को मैं बार बार रिवाइज कर रही हूँ, ऐसा नहीं करती थी। क्योंकि वो आपने पढ़ी भी होंगी तो भी आपको मेजरली वो नहीं याद रहेगा, इतना कुछ आप पढ़ लेते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई कोई भी बुक आप ले लो, सिर्फ उसको अच्छे से पढ़ लो, बिटवीन द लाइंस। मतलब हर एक लाइन जो है ना, वो आपको ढंग से उसका मतलब समझ में आना चाहिए। कि जैसे बिपिन चंद्र है, उसकी आप हर एक लाइन में देखना, आप उसके बारे में सोचना है इसमें क्या कहना चाह रहा है, तो कैसा वहां पे माहौल होगा उस टाइम पे इंडिया के इस पार्ट का। तो वो अगर आपने वैसे पढ़ लिया तो फिर आपको ज्यादा जरूरत नहीं है बहुत बुक्स। लिटरेचर, लिटरेचर तो मेरा तो ऑप्शन नहीं था, और इन जनरल मेरा बहुत कुछ खास नहीं लिटरेचर। आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग के तो लिए मुझे लगता है कि आपको बहुत सारे, आप न्यूज देखते होंगे तो बहुत सारे आपको कोट्स या ऐसे चीजें मिल जाते हैं जो आप हर किसी आंसर में कोट कर सकते हो। फिर जैसे कि मैं जनरली, जैसे मैं कोई भी बुक पढ़ती थी तो मुझे उसमें, जैसे मैंने बिपिन चंद्र पढ़ी है या फिर लक्ष्मीकांत पढ़ा है, वहां पे कोई इस टाइप के टर्म्स होते थे। जैसे मुझे एक याद है, मॉडर्न हिस्ट्री में एक था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडियन राजाज जो थे उस टाइम पे उनके साथ ऐसा बिहेव कर रही थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर थी विदाउट पावर, और उनके पास पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो ये एक टर्म हो गया, तो ये मुझे ऐसा अच्छा लगा, तो मैंने इसको पॉलिटी में भी यूज किया, सीएम और गवर्नर के टसल में, वहां पे भी। तो इस टाइप की चीजें आप जो पढ़ोगे ना, आप उन्हीं से ही, आपको कहीं पे कुछ कैची लगे, कुछ अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, तो उसको आप साइड में लिख सकते हो। वो ये चीज ना मैं एसए और एथिक्स के लिए भी करती थी, कि मुझे कुछ ऐसा कुछ कोट अच्छा लग रहा है, तो मैंने एसए और एथिक्स के नोट्स ऐसे मेरे पास एकदम हैंडी थे, और उनको मैं तुरंत जैसे मुझे कुछ लगा है अच्छा, तो मैं उसको निकाल के वो लाइन वहां पे लिख लेती थी। कहीं आज पूरे दिन में कोई कोट अच्छा पढ़ लिया, कुछ ऐसा लगा, तो उसको मैं सेव कर लेती थी और उसको मैं उधर लिख देती थी। तो ऐसे मैंने एसए और एथिक्स की तैयारी की है। उसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछा था आपने? हाँ, तो लिटरेचर तो मुझे लगता है कुछ अलग से आपको टाइम भी नहीं मिलेगा, इसी के थ्रू ही हो जाएगा। तो आप जब जैसे कोई आर्टिकल, सपोज आप कोई टॉपिक सर्च करते हो, आप वो आर्टिकल खोलते हो, तो आप उसकी साइज देखा करो सबसे पहले। अगर वो बहुत बड़ा है तो आप नहीं कर सकते हो उसको, तो आप उसको पहले देखा करो कि वो डुएबल होना चाहिए। और फिर वो कितनी डेप्थ में, बहुत डेप्थ में सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ कोचिंग्स का कंटेंट बहुत ज्यादा डेप्थ में होता है,
तो जरूरी नहीं है कि आप वो वहां से करो, आप ना अलग अलग 2-3 लिंक एक बार खोल के देख लिया करो, ये तो आपको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा। और कुछ टाइम बाद है ना, आपको एक कोर्स एक टाइप का, जैसे सपोज आप किसी कोचिंग या कुछ पढ़ रहे हो ऐसा, और आप उसको रेगुलरली पढ़ रहे हो, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा लगेगा कि तो बहुत ज्यादा है, ये कैसे करेंगे, लेकिन आप अगर उसको 2-4 दिन आप रेगुलरली पढ़ लोगे तो फिफ्थ डे आपको वो बहुत कंफर्टेबल लगेगा। तो आप 2-3 जगह देख के और एक चूज कर लो कि मुझे इस सोर्स पे स्टिक रहना है, इस वाली वेबसाइट से या फिर इस वाली कोचिंग से, और फिर उस पे ही आप स्टिक रहो। उस पे इधर उधर बार बार अगर सोचोगे कि नहीं यार ये चीज उस पे अच्छी नहीं, उधर देख लेती हूँ, पहले एक बार फंडामेंटल आपका पूरा वो हो जाए। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि ये चीज, इस टॉपिक का ये आर्टिकल बहुत अच्छा है, तो अपने नोट्स में कहीं पे उसकी अच्छी चीजें और ऐड कर लो बस। एनालिटिकल स्किल्स इन द सेंस की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। वो तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग गलती करते हैं क्वेश्चन समझने में। तो जैसे ही आप पूरा क्वेश्चन पढ़ो, वो बहुत आजकल तो जैसे क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े देने लग गए हैं यूपीएससी। पहले कुछ देते हैं वो इंट्रोडक्शन सा, बहुत लोगों को लगता है अच्छा कुछ फेडरलिज्म के ऊपर कुछ इंट्रोडक्शन दे दिया, अच्छा तो बस ये तो फेडरलिज्म के बारे में है, उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया फेडरलिज्म के बारे में, लेकिन उन्होंने आगे पूछा कुछ और ही है। तो वो आपको पूरा वो पढ़ो, और जो उन्होंने पूछा है ना सिर्फ उसको आप आंसर करो पहले, उसके बाद आपके पास टाइम है तो आप कुछ और आंसर करो। तो यही है बस अप्रोच, और कुछ मुझे नहीं लगता है कि कुछ स्पेसिफिक अप्रोच इसमें डेवलप करने की जरूरत है। बस जो पूछा है बस उसका आंसर करना है। हाँ मुश्किल तो है ये बहुत, लेकिन मैंने एक कोट जो था वो लिख रखा था अपने अपने फ्रंट डेस्क पे कि गिविंग अप इज द बर्थ प्लेस ऑफ रिग्रेट्स। तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं आज गिव अप कर दूंगी तो मैं शायद बाद में रिग्रेट करूंगी, तो इसलिए ये मुझे बहुत हेल्प किया। मतलब कभी भी मैं थोड़ा सा वीक हो जाती थी तो मैं उसको पढ़ती थी, तो मुझे लगता था नहीं गिव अप तो नहीं करूंगी। तो आप इस तरह की जो भी चीज आपको मोटिवेट करती है उसको आप यूज कर सकते हैं। प्लस मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा सेग्रीगेटेड नहीं रही थी ऐसे प्रिपरेशन के टाइम पे कि मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ या फिर फैमिली फंक्शंस में नहीं जा रही हूँ या फ्रेंड्स के टच में थी मैं, पर बहुत ज्यादा नहीं थी। मतलब महीने में एक बार बात हो गई किसी फ्रेंड से, तो वो मैं रखती थी। और मैं फैमिली के साथ पूरा इन्वॉल्व रहती थी, जैसे घर में कोई आया उनसे मिलना जुलना बातचीत, फैमिली फंक्शंस में अगर पेपर पास नहीं है तो चली जाती थी मैं बाहर, में अपने फ्रेंड्स के साथ दिखाने चली जाती थी। तो मुझे लगता है कि ये आपको थोड़ा रिलैक्सिंग रहता है, ये करना चाहिए आपको। ज्यादा अपने आप को सेग्रीगेट करके भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन फील होने लगती है, और फिर ऐसा लगता है कि जैसे ये एग्जाम ही लाइफ है, जो कि बहुत बड़ी गलती है। तो हमें ऐसा कभी फील नहीं करना चाहिए कि एग्जाम ही हमारी लाइफ है। आप जितना ज्यादा डेस्परेटली इसके पीछे जाओगे ये उतना दूर आपसे जाएगा। तो मुझे लगता है जस्ट लिव योर लाइफ, और पढ़ाई भी करो साथ में बस। मैं अब कैसे आपको बता दूं, मतलब किसी ने पढ़ी होगी और उसके अच्छे मार्क्स आ गए आपसे तो आपको लगेगा कि ये तो आपको देखो खुद फिगर आउट करना पड़ेगा। पर आप जो भी फिक्स कर लो, एक जो सोर्स आप फिक्स करो उसको आप उसी को ही बार बार रिवाइज करना, और फिर उसका उस पर सिर्फ ऐसे स्टिक मत हो जाना कि और कहीं से आपको कुछ मिला है कंटेंट तो बस मैं तो इतना ही पढ़ूंगी। अगर कोई नया इन्फॉर्मेशन, लेकिन वो सोर्स आप फिक्स कर सकते हो। जैसे मैंने टेस्ट सीरीज को किया था कि टेस्ट सीरीज में मुझे कुछ नया मिलेगा, हिस्ट्री का मैं टेस्ट दे रही हूँ, मुझे 50-60 चीजें नहीं मिलती हर पेपर में, नया ही इंसिडेंट मुझे पता ही नहीं है इस चीज के बारे में, तो वो मैं अपने नोट्स में ऐड कर लेती थी। तो वो आप वैसे कर लो तो वो वैसे वहां से हो जाएगा, मतलब ओवरऑल पूरा। पर वो एक चीज ही आपको रखनी है। अब वो आप अपने आपस में डिस्कस कर लो कि अभी फिलहाल कौन सी बुक अच्छी है, सबसे अच्छी कौन सी चल रही है, या फिर किसमें सबसे अच्छा कंटेंट है, या मैं कौन सी पढ़ पाऊंगी, वो आप खुद आप डिसाइड कर लो। हाँ मैंने मैंने जब स्टार्ट का पहला मेंस दिया था यहीं पे ही दिया था मैंने विजन में, और मेरे शायद आई थिंक 16 क्वेश्चन ही हुए थे मुश्किलों से।
तो उसमें मैं बहुत ही, लेकिन मैंने बहुत छोटा छोटा और वैसे लिखा हुआ था, तो फिर नेक्स्ट पेपर में मैंने 17 क्वेश्चन किए खत्म। फिर कुछ टाइम तक 17 ही करती रही खत्म, 18 मुश्किल तक। लेकिन इस बार और अब पिछली बार जो मैंने मेंस दिया था तब भी मैंने बस खत्म किए थे पेपर, लेकिन एक्चुअल पेपर में मैंने खत्म नहीं किए पेपर। वहां पे मैंने एक्चुअल मेंस में मैं दो दो पे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन हर उसमें छोड़ के आई थी। तो इस बार मैंने स्पेसिफिकली इंश्योर किया था कि पेपर खत्म करना है, और वो तो आपको स्पीड से लिखना पड़ेगा, किस जगह पे कहाँ कितनी स्पेसिंग दे सकते हो, या फिर कुछ फ्लो चार्ट या कुछ ऐसा यूज कर सकते हो कि वो ऐसा भी ना लगे कि आप कम लिखना चाह रहे हो, या फिर जल्दी आपको जल्दी चीजें रिमाइंड हो जाए, याद आ जाए आपको, तो वो तो रिवीजन से आएंगी, और जब आप टेस्ट दोगे उससे आएगी कि आप जल्दी जल्दी लिख पा रहे हो। तो इसका तो बिल्कुल कोई शॉर्टकट ही नहीं है, आपको स्पीड से लिखना है और टेस्ट देने हैं बहुत सारे, आपको मॉक टेस्ट देने हैं, उससे ही आपका पेपर कंप्लीट होगा। हाँ, मेंस की टेस्ट जो है वो मैं बहुत अपने आंसर्स में एनालाइज नहीं करती थी ऐसे कि मैंने ये गलत लिखा है, ऐसे लिखा है बहुत ज्यादा। एक बार चेक होके आता था, उसके बाद मैं जरूर देख लेती थी कि कौन से क्वेश्चन में कम दिए हैं या फिर कौन से में ज्यादा दिए हैं, कि ज्यादा दिए हैं तो क्यों दिए हैं, उनको क्या अच्छा लगा है, और कम दिए हैं वहां पे क्यों दिए हैं। जैसे एक आध क्वेश्चन तो मैंने सही एड्रेस ही नहीं कर रखा था, तो जैसे वो मुझे पता चला कि मैं क्वेश्चन को सही से एड्रेस नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। तो जो एवरेज मार्क्स वाले थे उनमें मैंने ऐसा कुछ खास देखा नहीं, लेकिन टेस्ट सीरीज में कुछ टॉपिक्स होते थे जो कि शायद मेरे पढ़े हुए ही नहीं होते थे, या मेरे पास उनके लिए उतना अच्छा कंटेंट नहीं होता था, और वो आंसर बुकलेट जो सर देते हैं उसमें वो अच्छा से कुछ और अच्छा कंटेंट है, तो उसको मैं थोड़ा बहुत ऐड कर देती, तो उसमें मुझे टाइम लग जाता था 6 7 8 घंटे कम से कम। पर वो टाइम मैं पता नहीं मैं दे रही, तो मुझे सेटिस्फेक्शन फील होता था कि हाँ मैं ठीक से प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइज्ड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइज्ड आप रहिएगा अपने मेंस के नोट्स और टेस्ट सीरीज के साथ। फिर टेस्ट में आपने क्या पूछा था कि टेस्ट कैसे देती थी मैं, कैसे मैनेज किया टाइम, है ना? हाँ, तो रिवीजन के तो मैंने वो 15 पेजेस बना रखे थे, तो मुझे अगर कल देना है इकोनॉमी का टेस्ट तो मैं आज बैठ जाऊंगी, तो ज्यादा ज्यादा 2 दिन में मतलब वो जो नोट्स थे मेरे पूरे ज्यादा ज्यादा 2 दिन में लगाती थी उसमें, क्योंकि मैं फिर ढंग से पढ़ रही हूँ, हर एक चीज पढ़ रही हूँ, फिर बीच में मैं बहुत ज्यादा डिसिप्लिन भी नहीं रही हूँ, मैं ऐसे बीच में कुछ कुछ करने लग जाती, तो मेरे को 2 दिन लग जाते थे। तो वो सब्जेक्ट के नोट्स में अगर मुझे 2 दिन बाद पेपर देना है, आज और कल पढ़ लिया और परसों में उसका पेपर दिया, फिर दूसरा सब्जेक्ट ले लिया। तो ऐसे करके मैंने सारे, पहले मैंने सोचा जीएस के दे देती हूँ, उसके बाद मैंने 1 महीना सिर्फ ऑप्शनल के लिए रखा था, और फिर लास्ट के 10 दिन सारे सब्जेक्ट्स का एसए और ये सब सबके लिए जिसका भी मन किया, तो वैसे मैंने। एक्सट्रीम्स फीडबैक में, अगर एक्सट्रीम्स फीडबैक है तब तभी मैं उसको कुछ उस पर सीरियसली उसको ले लेती, अदरवाइज मुझे लगता है कि सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, तो हर क्वेश्चन में, क्योंकि अब जो चेक करने वाले होते हैं वो हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ रिमार्क देते ही है कि इसको यहाँ पे ये इम्प्रूव करो, वो करो, तो आप इतना माइन्यूट में फोकस करने का आपके पास टाइम नहीं है ना, क्योंकि आपके पास इतने सब्जेक्ट्स हैं, आपको इतने पेपर देने हैं, तो इसलिए मैंने फिर वो वाला पार्ट स्किप कर दिया। ये आप प्रीलिम से पहले कर सकते हो, अगर आप प्रीलिम से पहले टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो ये जो माइन्यूट लेवल पे एनालिसिस है ये आप तब करो। सीसैट मेरा जेई का, मतलब मैं जेई दिया है, मेरा अपने कॉलेज से पढ़ी खड़गपुर से, तो मेरा कभी ऐसा वीक नहीं रहा उसमें, तो वो, लेकिन फिर भी मैंने जैसे कि कुछ बेसिक जो फॉर्मूलाज है ना जो उस टाइम पे याद नहीं आते हैं, जैसे परसेंटेज का हो गया, नहीं परसेंटेज का नहीं, ये प्रिंसिपल और क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट, और उसमें प्रिंसिपल क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो ये सब चीजें जो है ना, ये फॉर्मूलाज, ये आप एक बार लिख के और उनको थोड़ा सा 1 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो उस पर, क्योंकि कई बार वहां पे हमें आता होता है क्वेश्चन लेकिन हमें एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं आता, तो हमें बहुत टाइम लग जाता है उसको निकालने में, तो वो आप कर सकते हो, वो थोड़ा जल्दी हो जाएंगी चीजें। और मैंने कॉम्प्रीहेंशन ज्यादा अटेंड किए थे इनफैक्ट, क्योंकि वो एक कॉम्प्रीहेंशन आप पढ़ते हो उससे 3 क्वेश्चन आपके अटेंड हो जाते हैं, और जनरली उसमें से 2 आपके सही होंगे, तो वो मैं कॉम्प्रीहेंशन को भी आप प्रैक्टिस करके जाओ, वो स्कोरिंग आपके है। तो अगर आपको मैथ्स ऐसा लगता है कि टफ है तो कॉम्प्रीहेंशन आप कर लो, और मैथ्स के ना आपको 10 में से अगर आप 8 क्वेश्चन लाइन से छोड़ रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको वो 2 क्वेश्चन ढूंढने, क्योंकि नंबर ढाई ढाई नंबर मिलता है ना शायद, हाँ, तो नंबर अच्छे खासे हैं क्वेश्चन भी अटेंड करने के। तो आप मैं तो बेझिझक आराम से छोड़ती हूँ सी सैट में, अगर मुझे 7 8 क्वेश्चन नहीं आ रहे लाइन से तो मैं छोड़ देती हूँ, वहाँ पे स्ट्रेस नहीं लेती हूँ, आगे भी मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो दोबारा से टाइम है ना, हम छोड़ के जा रहे हैं,
तुम्हारा टाइम बच रहा है, तो दोबारा से आके इनको अटेंड कर लेंगे। तो वैसे हो तो आप पक्का एक दो चार टेस्ट तो आप जरूर दीजिए सी सेट के पहले, और जब लगे कि 101 नंबर तक आ रहे हैं, 90 नंबर आ रहे हैं, तो फिर उसके बाद आप इसके बारे में केयरफुल हो सकते हैं। पॉलिटी के लिए नहीं, मैंने तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, सिर्फ लक्ष्मीकांत बुक और करंट अफेयर्स। पर देखो एनसीईआरटी सब लोग रिकमेंड करते हैं, तो अगर आप लोग पढ़ सके, आपके पास टाइम हो, तो आप एक रीड जरूर दे सकते हैं। पर जरूरी नहीं है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। देखो मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी जो एग्जाम है ना, वो आप तैयारी के टाइम पे सीखते हो, सिर्फ वो एग्जाम नहीं है ये, और उसके बाद की भी जॉब, जो आप अपनी लाइफ में अलग अलग चीजें करते हो, वहां से जो आप अच्छे और बुरे इंसिडेंट से जो सीखते हो, वो चीज आपको आगे एक एज अ एक ऑफिसर बनाती है, आपको रेडी करती है कि आप आगे अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। और ये चीजें आपके इंटरव्यू में भी झलकेंगी और आपके मेंस के आंसर में भी झलकेंगी, क्योंकि ये आपकी पर्सनालिटी का पार्ट होंगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको अपने जो भी आसपास जो एक्टिविटीज हैं उनमें खुल के आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। और कॉलेज का इतना अच्छा टाइम होता है, मुझे तो लगता है आप सबको एंजॉय करना चाहिए। जो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है आपको, तो आप पढ़ो। उसके बाद आप लास्ट के फाइनल ईयर्स में आके आप तैयारी शुरू कर सकते हैं, तो वो भी ठीक है। अगर आप पहले से करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप इधर उधर भी पार्टिसिपेट करते रहें। देखो ये तो पेरेंट्स को ही पेरेंट्स का ही सपोर्ट होता है, तभी पेपर ये हो पाता है। मतलब मैं 2021 में मैं ग्रेजुएट हुई हूँ और अभी मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो उतने टाइम मैंने कोई जॉब नहीं की है। लेकिन मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, मैं कभी बोलती भी थी कि मुझे जॉब करनी है, मैं कुछ और कर लेती हूँ, साथ में प्रिपेयर कर लूंगी, तो मेरे पेरेंट्स ने, मेरे पापा ने मना कर दिया कि नहीं, हमें पैसों की जरूरत नहीं है, तो कर ले प्रिपरेशन, अच्छे से पढ़ ले जब तक तुझे पढ़ना है। तो ये जो है ये आपके पेरेंट्स की तरफ से ही आना पड़ेगा, और उनको ही आप पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, तो ये आप उनसे बात करनी पड़ेगी। और जब वो समझ जाएंगे तो आप एक दो साल, क्योंकि टाइम लगता है प्रिपेयर करने में, इसमें 20-22 सब्जेक्ट्स हैं, इतने टेस्ट देने हैं, रोज नई चीजें आ जाती हैं, और फिर आप कॉलेज का प्रेशर भी, और आप कॉलेज भी इंजॉय नहीं कर पाए हो, तो थोड़ा सा बाद में भी आपको बहुत चीज ऐसा लगेगा कि यार ये मुझे कर लेना चाहिए था, ये मुझे कर लेना चाहिए था। हाँ, किसने बोला? अच्छा, सॉरी सॉरी। ऐसे ऐसे मैंने आपको भी बताया था ना कि मुझे कहीं पे भी कुछ अच्छा कोट मिलता था या कोई एग्जाम्पल मिल गया, जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या फिर उसमें इतने सारे बुद्धिज्म, जैनिज्म, इतने सारे किंग्स के कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आते हैं, कई बार पढ़ के ऐसे लगता है कि वाह क्या बात है। तो वो जो लगते थे मुझे जब वैसी चीजें, तो उनको मैं अपने नोट्स में लिख देती थी कि ये चीज कितनी अच्छी है, ये क्वालिटी इसकी। तो वो, और कुछ कोट्स हो गए, या मुझे कुछ दिन भर में कुछ ऐसा कुछ किसी ने कुछ बोल दिया, कई बार तो मेरी मम्मी ऐसी अच्छी अच्छी चीजें बोल देती थी, तो मैं उनको भी लिख लेती थी। मतलब इंस्पायरिंग टाइप की चीजें। तो ये सब जो चीजें हैं, ये मैंने अपने ऐसे में यूज किया है, और मैंने ऐसे के जो टॉपर्स हैं उनकी, जो जिनके अच्छे अच्छे नंबर आए हैं, उनकी कॉपीज मैंने प्रिंट करा के रख ली थी। तो उनकी कॉपीज में आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं, बहुत अच्छे कोट्स, बहुत अच्छी लाइंस, और वो किस तरह से लिख रहे हैं, उन्होंने कैसे अपने पेपर को, आप सोचोगे, आप उसको चेक कर रहे होगे तो उसको आप क्यों नंबर दोगे, वो चीजें सोच के आप अपने पेपर में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। तो मैंने बस ऐसे के लिए तो इतना ही किया है, और ऐसे की प्रैक्टिस की है।
जैसे आपने अपने फंडामेंटल नोट्स बना रखे हैं, चाहे कहीं से ही बना रखे हो, फिर आप पेपर देते हो, तो जब आप पेपर देते हो तो उसमें 20-30 क्वेश्चन तो ऐसे होते होंगे ना प्रीलिम्स के, जो आपके नोट से आए होंगे, तो एक्चुअल में उतने ही क्वेश्चन आएंगे जो आपको आते होंगे 20-30 ही। उसके अलावा जो आपको कंटेंट मिले ना, जो आपको टेस्ट सीरीज में मिले, जो क्वेश्चन जो आपके उसमें नहीं थे रिसोर्सेज में, उसको आप अपने रिसोर्स में ऐड कर लो ना, तो फिर तो वो हो जाएगा पूरा कॉम्प्रिहेंसिव। उसके बाद तो आप जहां भी क्वेश्चंस देखोगे जनरली आपके टॉपिक से आए हुए होंगे, कम से कम 50 से क्वेश्चन आपकी नोट्स में होंगे, 50 से 60 जो मॉक्स में आएंगे, तो वहां से आपका जो वो आपका जो रिसोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा। अब आप ऐसे हर दिन तो मैगजीन आती रहती है किसी किसी की, कभी कुछ आता है कभी कुछ आता है, कभी इसका एनालिसिस, कभी बजट के भी 10-10 एनालिसिस आ रहे हैं, प्री बजट एनालिसिस आ रहा है, तो उतना आपको नहीं करने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं, उतना डेप्थ में आता भी नहीं है। तो ये आपको अपने खुद को अपने दिमाग में सेटिस्फेक्शन अपना मानना पड़ेगा कि मैं यहाँ से इतने से ही पढ़ूंगा और मैं इसको ही बार बार रिवाइज करूंगी, तो वो आपको खुद से करना पड़ेगा, वो कि मुझे बस इतना ही करना है और कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। प्रीलिम्स के टेस्ट तो आपको जनवरी तक शुरू कर ही देने चाहिए, जनवरी से शुरू कर देना फॉर श्योर, उससे पहले भी कर सकते हो तो भी अच्छा है। और मेंस के आप उससे जब प्रीलिम्स के आप स्टार्ट कर दोगे तो आप मेंस के इतने दे नहीं पाओगे, तो कोशिश करना कि आप 3-4 टेस्ट एटलीस्ट प्रीलिम्स के पहले दे लो उसके, ताकि आपको थोड़ा एक रियलिटी चेक हो जाए कि मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको हल्के में नहीं ले सकते हैं, और उसके लिए मुझे ये करने की जरूरत है। तो जब आप प्रीलिम्स और प्रीलिम्स की तैयारी करोगे ना, जब आप टेस्ट दे रहे होगे, तो अगर आपको कुछ मेन स्पेसिफिक कोई चीज मिलती है तो आप अपने मेंस के नोट्स में उसको ऐड करते जाओगे साथ साथ, वो 4-5 महीने। तो जैसे ही आप प्रीलिम्स खत्म होने के बाद मेंस के नोट्स अपने उठाओगे, जो शॉर्ट नोट्स है उसमें आपको पिछले 4-5 महीने के करंट अफेयर्स ऑलरेडी आपको टॉपिक के साथ लिखे हुए मिलेंगे। तो प्रीलिम्स और मेंस, जब प्रीलिम्स का एग्जाम टाइम आप प्रिपेयर कर रहे होगे, जब मॉक्स दे रहे होगे, तब आपको करंट अफेयर्स की चीजें अपने मेंस के नोट्स में ऐड करती जानी है। तो उससे आपका मेंस भी ऐसे नहीं रहेगा कि ये पीछे रह रहा है। कुछ जैसे मान लो कि कोई नक्सलाइट अटैक हुआ है, उसमें इतने सोल्जर्स की डेथ हुई है, तुरंत जाके इंटरनल सिक्योरिटी के नोट्स में उसका एक छोटा सा बुलेट पॉइंट बना के उधर लिख दिया। ये चीज आप करना मेन प्रीलिम्स और मेंस के बीच, तो वो सर प्रीलिम्स तक, और फिर प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपके नोट्स आपके पास होंगे ही, करंट अफेयर्स आप उस टाइम फिर फॉलो कर ही रहे होगे, तो वो चीज आप वहां से उस अपने नोट्स को, करंट अफेयर्स को और टेस्ट सीरीज, ये चीजें आप प्रीलिम्स और मेंस के बीच में करना। हाँ हाँ बिल्कुल, सेक्शनल टेस्ट तो जरूर लगाने चाहिए। फुल लेंथ से पहले आप सेक्शनल लगाओ, जैसे जो भी आप पॉलिटी पढ़ रहे हो पॉलिटी का टेस्ट दे दिया, फिर ज्योग्राफी पढ़ रहे हो ज्योग्राफी का दे दिया, फिर दोनों का कोई साथ में भी टेस्ट होता है, जैसे 2 सब्जेक्ट्स के भी होते हैं वो दे दिए, पर सबके देख के आप फिर आप फुल लेंथ स्टार्ट कर दो, तो सेक्शनल तो बिल्कुल। रोड मैप टू कंप्लीट जीएस एंड ऑप्शनल सिलेबस, कैसे होता है रोड मैप मतलब? अच्छा, साइमल्टेनियसली टेनियसली या फिर अलग ऐसे? मैंने तो पहले मैंने जीएस किया पूरा, उसके बाद मैंने ऑप्शनल किया। तो जीएस मैंने किया जब मेरे मुझे लगा ना मेरे हर सब्जेक्ट के मैंने फंडामेंटल नोट्स बना लिए, जो कि मैंने बहुत क्विकली किया था वो, क्योंकि मुझे बहुत पढ़ने में बहुत मजा आ रहा था। जो अलग अलग सब्जेक्ट्स थे वो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने सबके बहुत जल्दी जल्दी मैंने वीडियोस देख लिए, जो मुझे अगर कुछ गूगल से मिल रहा है वो देख लिया और खुद के मैंने लिख लिए साथ साथ। तो वो मैंने बहुत जल्दी कर लिया था। उसके बाद मैंने एंथ्रो के नोट्स बनाने में मुझे बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि ये बार बार ये देखना कि ये चीज जो है शायद ये कंप्लीट नहीं है या अच्छा कंटेंट नहीं है, या फिर ये टॉपिक रह गया वो रह गया, उसके चक्कर में अभी लास्ट तक जाके इस बार के अटेम्प्ट से पहले मेरे नोट्स ऐसे हुए हैं कि कंप्लीट है। तो रोड मैप तो मैंने ऐसा कुछ बनाया नहीं, बस मेरे को इंटरेस्ट था जल्दी तो मैंने काफी स्पीड से उस चीज को कर लिया था मैं, और मेरे पास कुछ काम नहीं था, मैं ग्रेजुएट भी हो गई थी, मतलब उस कोविड की वजह से हम घर पे ही थे, ग्रेजुएट तो मैं दिसंबर में हुई, बट उस टाइम पे हम घर पे थे,
तो घर पे मैं पूरा टाइम फ्री रहती थी, सुबह से शाम तक भी यही करती रहती थी। तो ये मेरा रूटीन था बस। इंटरनेट का तो आपने इतनी देर सुन ही लिया है कि मैंने सब कुछ ऑलमोस्ट सर्च करके ही पढ़ा है, तो उसका तो बहुत रोल था। उसके बीच बीच में मैं यूट्यूब में भी बहुत चीजें देखती रहती थी, लेकिन वो ओरिएंट हो गई थी यूपीएससी प्रिपरेशन से। मतलब मैं चैनल्स भी ऐसे देख रही हूँ जिसमें जनरली वो मतलब ऐसा कुछ मजाक उड़ा रहे हैं कि करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स का या कुछ वैसी चीजों का, तो मतलब वो अपने आप ही आपकी लाइकिंग्स वैसे लीन हो जाती है। और सोशल मीडिया पे मैं पोस्ट नहीं करती थी ज्यादा, ना मैं देखती थी, मैंने सब डिलीट कर रखा था। बस व्हाट्सएप पे मैं थी, वो भी मैं किसी से इतनी बात नहीं करती हूँ टेक्सटिंग पे। तो थोड़ी बहुत बस कुछ काम की मैसेज हो गए, बस इतना ही। मुझे लगता है ये वो सोशल मीडिया काफी डिस्ट्रैक्टिंग है। अभी मैंने इंस्टॉल किया है तो मुझे फील हो रहा है। तो आप लोग भी आप लोग भी कोशिश करिएगा कि सोशल मीडिया से आप लोग दूर रहे। अच्छा। गुड आफ्टरनून। थैंक यू। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो साइंस एंड टेक में शायद मैं और कर सकती थी, वहां मैंने बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं दिए। पर क्वेश्चन इतने गलत नहीं हुए, पर और सही हो सकते थे। और आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन जो था वो मेरा लास्ट तक वीक रह गया। तो वो मुझे लगता है कि वहां पे मैं फोकस कर सकती थी, उसको भी थोड़ा मैं और स्ट्रॉन्ग कर सकती थी। और मेंस के टाइम पे ऐसे में मुझे लगता है कि मैंने कम एफर्ट्स दिए हैं काफी। ऐसे मुझे और लिखने चाहिए थे, मैंने उसको टाइम बहुत कम दिया है ऐसे को। तो वहां पे मैं और कर सकती थी। और एथिक्स में मैंने उतने पेपर नहीं लिखे हैं उतना। मतलब मेरे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में एथिक्स में बहुत अच्छे नंबर थे, इस बार भी उतने ही नंबर थे, लेकिन ज्यादा हो सकते थे। तो मुझे वहां पे था कि वो ज्यादा एटलीस्ट 5-10 नंबर भी ज्यादा होते तो। और इंटरव्यू के टाइम पे भी मैं लास्ट डे थोड़ा सा बीमार हो गई थी मैं तो। शायद मैं उतनी एनर्जी में नहीं थी, पर मैंने फिर भी अपना बेस्ट ट्राई किया। लेकिन मैंने इंटरव्यू से पहले भी मुझे लगता है कि मैं मेरे मेरे दोस्त थे 2-3, हम तीनों का इंटरव्यू था। तो हम लोग काफी फन भी करते थे, हम काफी हंसी मजाक, काफी टाइम किल करते थे हम। तो वो मुझे लगता है कि शायद कुछ पढ़ती और तो और नंबर आ सकते थे। तो लास्ट टाइम जो मैंने मेंस दिया था वो मेरा बहुत ही, मैंने अच्छा अटेम्प्ट नहीं दिया था वो। मतलब मैंने सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था मेरा, मेरे पेपर भी कंप्लीट नहीं होते थे मॉक्स के टाइम पे। और मैंने शायद मेरे ऑप्शनल का मैंने आधा सिलेबस ही पढ़ा था, आधा मैंने पढ़ा भी नहीं था, मुझे टॉपिक भी नहीं पता थे। तो क्योंकि मैं लास्ट में बीमार हो गई थी और फिर मुझे ऐसा लगा था कि अब तो मैं 5-7 दिन चले गए, अब कैसे ही होगा। और मैं, पर फिर मैंने एग्जाम के टाइम पे सोचा था कि चाहे जैसा भी रिजल्ट आए, मैं आज के दिन पे बहुत अच्छा, अब जो भी मुझे आता है सब बेस्ट करके आऊंगी। तो मैंने वो मेंस के पेपर वैसे दिए थे, तो मेरे आई थिंक 734 मार्क्स आए थे टोटल मेंस में। तो जो कि मेरे हिसाब से मतलब मेरे ज्यादा थे, मुझे इतने नहीं लगे थे कि मेरे इतने आ जाएंगे। तो राइटिंग मुझे लगता है कि मेरा हमेशा से स्कूल के टाइम से भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। मतलब मैं लिखने में थोड़ा सही आंसर लिख देती हूँ, मैंने जनरली नहीं भी पढ़ा होता उस टॉपिक के बारे में, तो भी मैं उसके बारे में कुछ ऐसा लिख देती हूँ। तो वहां से भी मुझे लगता है कि थोड़ा स्ट्रेंथ मिली है मुझे। प्लस मैंने ये जो इंट्रो कंक्लूजन का आपको चीजें बताई हैं, फिर जैसे इंट्रोडक्शन में मैं कोशिश करती थी कोई डेटा पॉइंट कुछ करंट का इंक्लूड करूँ। जैसे जैसे रेलवेज का क्वेश्चन है, तो रेलवे में जैसे मुझे क्वेश्चन मिलता था तो मुझे ये डेटा मैंने लिख रखा था अपने शॉर्ट नोट्स में कि 1 बिलियन पैसेंजर्स को कैरी करती है, या फिर ईयरली शायद 8+ बिलियन पैसेंजर्स को कैरी करते हैं इंडियन रेलवे। 67 किलोमीटर जो लॉन्ग रेलवे लाइन है, ये सब चीजें। तो जैसे ही क्वेश्चन आया मैं उस चीज को मेंशन करती थी। तो इंट्रो में उन्हें कुछ मिला है, कंक्लूजन में आपको उन्हें कुछ मिला है, बॉडी में आपको चीजें याद आ ही जाती है कुछ ना कुछ। और मैं एक एक्स्ट्रा एलिमेंट जैसे वे फॉरवर्ड या कुछ ऐसा ऐड करता हूँ, बाकी लोगों से थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक चीज ऐड हो, तो वो मैं करती थी। तो मुझे लगता है कि इसी की वजह से ही मुझे नंबर मिले होंगे। और मैं पेपर को क्लीन एंड क्लियर रखती थी, हैंड राइटिंग में कोशिश करती थी कि अच्छी हो मेरी। पर वो इतनी जल्दी लिखने में फिर लास्ट तक पता नहीं चलता, पर ठीक है।
और पेन मैंने 0.5 mm का यूज किया था, सब मुझे बोल रहे थे 0.7 का यूज करने को, उसकी मोटी निब होती है थोड़ी सी, पर मेरे हाथ में 0.5 ही जचा फाइनली, और मैं उसी से पेपर दे रही थी, तो मुझे लगा इसी से ही लिखूंगी अब, तो मैंने उसी से ही लिखा था। मैंने तो पायलट पेन से लिखा था, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने बॉल पेन से लिखा था, जो पहले वाला था। कंसिस्टेंसी तो देखो मैं भी नहीं मेंटेन कर पाई बहुत, और नहीं कर पाते हैं लोग, लेकिन वही है कि आपको ज्यादा गलत नहीं होना है, बस ऐसे नहीं है कि आप 4 दिन कुछ ही नहीं पढ़ रहे हो, अगर एक दिन आप कम पढ़ पाए हो तो नेक्स्ट डे कोशिश करो उसको कंपनसेट करने की। जैसे मेरे न्यूज अगर मिस हो जाते थे किसी दिन, तो मैं नेक्स्ट डे न्यूज उस दिन के ही पढ़ती थी, पिछले दिन के ही पढ़ती थी, और पिछले दिन वालों के नोट्स ही बनाती थी, और उस दिन के ही बनाती थी, 2 की जगह मैं 4 घंटे लगाती थी उसमें। तो वो फिर ऐसा लगता था कि फिर मन ही नहीं करता था कंसिस्टेंसी ब्रेक करने का, कि अगले दिन बहुत ज्यादा हो जाएगा बर्डन। तो अगर किसी दिन कम हुआ है तो नेक्स्ट डे आप उसको ज्यादा करके करो, लेकिन कुछ एक बेसिक चीजें मेंटेन करके रखो कि मुझे ये तो करना ही है दिन में, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे न्यूज तो आज पढ़नी है, इसका नोट्स तो मुझे बनाना ही है, तो एक टाइम फिक्स कर लो, अपना स्केड्यूल उसी टाइम से करो कि उस टाइम पे मैं ये करता हूँ, तो उस टाइम पे आप बाहर दोस्तों के साथ प्लान ना करो, सुबह दिन में कर लो या रात में कर लो। तो वैसे दोस्तों के साथ प्लान करो, लेकिन उसका टाइम रखो कि भाई रात को मिलेंगे हम लोग, या रात को चलेंगे, या फिर शाम को चलेंगे, या सुबह रनिंग पे चलेंगे, तो वैसे आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगी और आपको फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होगा। मुझे तो लगता है कि जितना मैंने देखा है, लोग एक सब्जेक्ट एक बार पढ़ लिया, लेकिन फिर किसी ने बता दिया कि वो सर अच्छा कोर्स दे रहे हैं उसका वहां पे, तो फिर वहां पे भी वही कोर्स कर रहे हैं, फिर आप 3-4 महीने फिर से वही कोर्स कर रहे हो, फिर किसी और ने बता दिया, फिर आप वो कर रहे हो, वो सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपने एक बार कोई चीज पढ़ ली है, अगर आपको अच्छी नहीं लग रही तो आप स्टार्टिंग में मत पढ़ो उसको, 2-3 लेक्चर लेके आप कोई दूसरा पढ़ लो। लेकिन अगर आपने चूज करके कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, वो आप उसको पढ़ रहे हो, उसको कंप्लीट करो और उसी को रिवाइज करो। तो ज्यादा मुझे लगता है कि ये नहीं करना चाहिए बार बार कि ये भी सोर्स है वो भी सोर्स है, क्योंकि जो भी पढ़ा रहे हैं ना वो कोशिश कर रहे हैं अपना बेस्ट पॉसिबल कि सब कुछ कवर कर पाए। तो थोड़ा सा ट्रस्ट रखो उन पे भी, और अपने एग्जाम्स वगैरह दो, और वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं उसके क्वेश्चंस आ भी रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो वो चीज आपको समझ आ जाएगी। और फिर एग्जाम ऐसा है कि आप कितना भी कुछ भी पढ़ लो, कई बार आपको नहीं मिलेगा कि ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ गए, 50-60 क्वेश्चन आपको पता ही नहीं होंगे, ऐसा भी होगा। तो जस्ट ठीक है, डिफिकल्ट टाइम्स है वो, बट उसके ऊपर ये मत सोचो कि भाई अब कुछ और पढ़ना पड़ेगा क्या। थोड़ा सा पेशेंस रखो, दूसरा भी एग्जाम दो, तो यही है। What do AIR2 Harshita Goyal and AIR3 Dongre Arshit Parag have in common? Apart from securing top ranks in UPSC CSC 2024, they both began their journey with the General Studies Foundation course at Vision IAS. They didn't wait to feel ready. They built readiness step by step with structure, strategy, and support. If you are feeling stuck, overwhelmed, or unsure where to begin, that's not a flaw. It's a signal. A signal that what you need isn't more hours, it's a better direction. And that's exactly what the Vision IAS GS Foundation course is built for. Here's how we guide you from day one. Structured step-by-step learning, prelims, mains, CSAT and essay, all taught in a way that's easy to absorb and hard to forget. No fluff current affairs. PT 365 and Mains 365 filter out the noise, so you focus only on what matters. Mentorship that adapts to you. Real one-on-one support to fix your weak spots, refine your strengths and build your confidence. Test plus feedback loop. Not just marks, but meaningful feedback that helps you grow with each attempt. So don't just prepare harder, prepare smarter. With the same foundation that built toppers. मैंने तो पूरा कंप्लीट होने के बाद ही रिवाइज किया था। अगर आपके दिन में कितने घंटे की क्लासेस होती हैं? 3 घंटे की, फिर तो कर ही सकते हो। कुछ जरूरी नहीं है वो चीज रिवाइज करो, कुछ पिछले दिन की कर लो 2 घंटे,
और जरूरी नहीं है कि तुम्हें आज रिवाइज ही करना है। मान लो तुम 2 दिन बाद फिक्स कर लोगे मुझे संडे को रिवाइज करना है ये चीज, तो संडे को कर लो। मैं तो एक सब्जेक्ट लेती थी, उसको ही पढ़ती थी, उसका ही पेपर देती थी, फिर जब दूसरा सब्जेक्ट पढ़ती थी तभी मैं उसको दूसरे सब्जेक्ट को करती थी। पर अब एग्जाम के पास आप एक एक 2-2 घंटे ऐसे हर सब्जेक्ट के रख सकते हो। नहीं नहीं, 2-2 3-3 डेली 2-2 3-3 सब्जेक्ट कोई मेजर ले लो और उनको 3-4 दिन में फिनिश करके फिर कोई दूसरे 2-2 3-3 सब्जेक्ट ले लो। हर पेपर हर सब्जेक्ट को करोगे तो कुछ कर नहीं पाओगे, बहुत ज्यादा वो हो जाएगा। तो सुबह दोपहर शाम का टाइम डिवाइड करके 3 सब्जेक्ट रिवाइज कर लो एक दिन में। देखो मॉडर्न हिस्ट्री में तो बिपिन चंद्रा बुक, और जो मैंने एक सर थे उनका मैंने कोर्स देखा था, कभी मैं नाम भूल गई हूँ, बहुत पहले 2021 में की बात है ये। तो उसके मैंने अपने बेसिक नोट्स बना रखे थे और बिपिन चंद्रा बुक से मैं उसको वो कर लेती थी सप्लीमेंट। और उसके अलावा जो टेस्ट सीरीज दी थी मैंने, जितनी मॉडर्न हिस्ट्री की तो बहुत सारे टेस्ट ही दे दिए इतने टाइम में, तो उस टेस्ट सीरीज से जो भी नए कुछ, मान लो कोई रेवोल्यूशन है या कोई छोटे मोटे एरिया में कुछ ऐसा हुआ था या कोई किंग था या कुछ इंसिडेंट था, तो वो सब है ना मेरा वहां से मैं उसको अपने फाउंडेशनल नोट्स में लिख लेती थी। तो वो और बिपिन चंद्रा बस। मुझे तो ऐसा लगता है कि बिपिन चंद्रा काफी डीप है वो बुक, मतलब आप उसको पढ़ो, उसकी हर बिटवीन द लाइंस उसके कुछ चीजें हैं। तो जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी बुक होनी चाहिए तभी उसमें डेप्थ आएगी। तो पर मुझे ऐसा लगा था कि अगर आप नहीं भी उसको इन बिटवीन द लाइंस पढ़ रहे हो तो भी वो इनफ है मेरे हिसाब से। तो मुझे तो ऐसा लगा नहीं कि कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया जो कि मैंने सोचा ही नहीं था, कि तो मैंने कभी तो मैंने सुना ही नहीं है कभी, ये चीज तो मैंने देखी नहीं है। हर चीज को मैं कर पा रही थी रिलेट कि हाँ ये उस टाइम पे, अगर मैंने वहां ये चीज पढ़ी नहीं है पर मुझे पता है कि उस टाइम पे ऐसा माहौल था तो ये भी हो सकता है, ये चीज हो रही होगी ऐसे। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था। मैं तो जो मेरे व्यूज है मैं वही बोल बोल देती हूँ, क्योंकि उनको मैं डिफेंड कर सकती हूँ। अगर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं बता सकती हूँ ना कि सर मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ, मैंने कुछ और बोल दिया जो मैं सोचती ही नहीं हूँ। फिर उन्होंने मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा तो मैं नहीं आंसर कर पाऊंगी। तो मैंने यही सोचा, और मैं बहुत ज्यादा झूठ भी नहीं बोल पाती हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि जो मैं बोलती हूँ, मैं जो मैं जैसा मैं सोचती हूँ मैं वही बोलूंगी, और मैंने वही बोला था। तो और मुझे लगता है वो यही जानना चाहते हैं कि आप कितने ईमानदार हैं, आप कितने निडर हैं। आप वहां पे जाके अगर ऐसा सोचोगे कि मैं ये चीज बोलूंगा तो शायद मुझे अच्छे नंबर नहीं मिले, तो फिर आप आगे भी शायद सोचोगे, तो वो यही क्वालिटी देखना चाहते हैं शायद। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं ना, वो बहुत इसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, जैसे सारे बोर्ड मेंबर्स की इंफॉर्मेशन की, वो कहाँ से पढ़े हैं, उन्होंने कहाँ पे क्या क्या किया है, क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं उनके, ये सब चीजें मतलब उनके बारे में बहुत ज्यादा जान लेते हैं। अब जब हम किसी के बारे में ज्यादा जान लेते हैं ना, तो हमारा एक ऑलरेडी एक बायस होता है उनके लिए। तो मैं वो चीज नहीं करती थी, मैं वो नहीं चाहती थी, ना मेरे मन में कोई बायस होना चाहिए, ना उनके मन में तो वैसे ही नहीं होगा कुछ बायस, तो मेरे मन में भी नहीं होना चाहिए ना, वरना मेरे आंसर्स भी फिर इफेक्ट होंगे। शायद मैं सोचती हूँ कि मैं ये आंसर बोलूंगी तो सर ऐसे तो नहीं सोचेंगे, तो वो चीज एक नहीं करनी चाहिए जो शायद पता नहीं ऑनलाइन कोई बताते हैं या नहीं। उसके अलावा ठीक है, मतलब मैं तो ये कहूंगी कि ज्यादा जैसे आप मॉक्स देने जा रहे हो तो आपको सबकी एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है। आपको कोई कुछ बोले ऐसा जरूरी नहीं है, अगर आपको कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप अपनी बात कह पा रहे हो और आप जो कहना चाहते हो वो कह पा रहे हो, आप हम्बल इनफ हो, आप ईमानदार हो, तो ठीक है, आप अपने आप को वैसे ही प्रेजेंट करो। उस चीज को मुझे लगता है कि बहुत पसंद करेंगे। हाँ मेरे से मिस नहीं 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 नहीं, यूपीएससी की प्रिपरेशन करके पता चलता है कि सब चीजें वो नेगेटिव नहीं है, बहुत चीजों का बहुत सारा फायदा होता है। तो उससे जो है मेरा है ऐसा पर्सपेक्टिव कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हर चीज में क्रिटिसाइज करना जरूरी है।
लेकिन अगर किसी चीज से आप अग्री नहीं करते, जैसे मेरा पहला क्वेश्चन था जो मेरे से पूछा गया था इंटरव्यू में, वो उस टाइम पे उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट कर रहे थे और शायद लिव इन को रजिस्टर कर रहे थे, लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करना कंपलसरी होगा। तो मेरे से वही क्वेश्चन पूछा था कि एज अ फीमेल, एज अ जेंजी वुमेन, आप क्या सोचते हो इस बारे में, करना चाहिए? तो मैंने बोला कि सर नहीं करना चाहिए, ये तो एक पैरेलल सिस्टम मैरिज के साथ हो जाएगा, इसकी क्या जरूरत है, लिव इन इसलिए थोड़ी ना स्टार्ट हुआ था। तो मैंने बोल दिया जो मुझे बोलना था। तो मैंने ये नहीं सोचा कि गवर्नमेंट इसको करना चाहती है तो मैं उसके अगेंस्ट बोल रही हूँ। मैं मेरे ये थॉट्स है, मैंने वो उसका लॉजिक उनको दे दिया। अब उसके बाद उनको डिसाइड करना है, अगर वो कुछ और देते टॉप उसके आगे आर्ग्यूमेंट, तो अगर मुझे लगता सही है तो मैं अग्री भी कर जाती। तो वैसा ही है कि आप सिंपल एक आप जैसे आप सोचते हैं वैसा ही बोले बस। तो मैंने बोली थी ऐसी चीजें, मैं बोल रही थी, और अगर ऐसा कुछ है तो हॉबीज मैंने तो मेरी डांसिंग लिखी थी और टीचिंग लिखी थी। टीचिंग मतलब नॉट एज अ प्रोफेशनली, बट जैसे घर पे बच्चे आ जाते हैं हमारे कुछ कुछ पढ़ने, कभी कभी इंग्लिश पढ़ा दो, कभी ये पढ़ा दो, तो उनको थोड़ा पढ़ा देती हूँ कभी कभी। स्पेशल मुझे तो लगता है कि जैसे अभी मैंने बाकी लोगों को देखा तो वो कुछ भी करते हैं उस चीज को हॉबी लिख देते हैं। अगर उनको बातें करना पसंद है, उनको घूमना पसंद है, उनको वॉक करना पसंद है, तो वो उसको ही लिख देते हैं। जैसे सच में मेरी फ्रेंड थी, उसने अपना वो लिखा हुआ था किस्सा गोई अपनी हॉबी, और मैंने पूछा किस्सा गोई क्या होता है, तो बोलती किस्से सुनाना होता है। तो आपको जो कुछ भी पसंद है, जस्ट ऐसे अगर आपको वॉक करना भी पसंद है तो आप वो लिख दो कि भाई मुझे वॉकिंग पसंद है, मुझे मतलब ऐसी चीज होनी चाहिए जिसके बारे में सुन के आपकी आंखों में से चमक सी आ जाए। तो ऐसी कोई चीज जो आपको करनी पसंद है। और सब लोग हर तरह की चीजें लिखते हैं कि थ्रिलर मूवीज देखना, नेटफ्लिक्स की देखना, मतलब नेटफ्लिक्स देखना भी हॉबी है एक, तो कुछ भी कुछ भी हो सकता है आपकी हॉबी, तो उसका इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। बाकी कोई गेम्स वगैरह आप हॉबी डेवलप कर पाए तो और अच्छा है, आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा प्रिपरेशन के टाइम पे। अच्छा, कि आपको ऐसा लगता है कि एक सब्जेक्ट अगर एक महीने पढ़ रहे हैं हम तो बाकी सब्जेक्ट भूल जाएंगे, बाकी तो वो सब आप, तो वो देखो आप पे डिपेंडेंट है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप हर 7 दिन में एक दिन निकाल लो जिस दिन आप पॉलिटी पढ़ोगे, ऐसे कर लो। वो तो आपके ऊपर, आप कैसे करते हो ना। अब जैसे मैं एक महीने में मैं 2 सब्जेक्ट 15-15 दिन के लेके खत्म करती थी मैं, तो हो सकता है बीच में ऐसा थोड़ा बहुत लगे कि अरे तो ये बिल्कुल बेसिक चीज है, याद नहीं आ रही, लेकिन इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं, उसको रिवाइज कर लोगे ना आप दोबारा। और फिर जब आप 5-5 रिवीजन 4-4 रिवीजन कर लोगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कभी भी कि तो मैं भूल गई हूँ। बस एक बार आप पेजेस अगर आप टर्न करोगे सबके तो आपको वापस से चीजें याद आ जाएंगी। तो यही है। बाकी आप अपना 7 दिन में एक दिन पॉलिटी का या फिर एक दिन उसका ऐसे करके भी कर सकते हो।